है कि अच्छी चल रही होगी और बाय दफे अच्छी ना चल रही हो, तो उसका सिर्फ एक कारण है, और वो एक कारण ये है कि वो आप ही बता सकते हैं उसका कारण क्या है, ठीक है, हम नहीं बता सकते। तो आप सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को दिल से और मन से बहुत प्यार से प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून, ठीक है। जितना मैं खुद से प्यार करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा आपसे प्यार करता प्यारे बच्चों, और यकीन मानो आप लोग इस दुनिया के, इस भारत के, इस बिहार के, नहीं, इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। और यकीन मानो आप लोग बहुत आगे जाओगे, ऐसा आपके अंदर जज्बा जुनून पढ़ने का ऐसा बना रहा, ठीक है। तो यकीन मानो इसमें से कोई बायोलॉजिस्ट बनेगा, कोई जूलॉजिस्ट बनेगा, कोई बॉटनिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, ठीक है, कोई किसी और फील्ड में काम करेगा, और बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में आप सभी लोग काम कर रहे होंगे, और अपने देश का नाम, अपने बिहार का नाम, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी आपको नहीं पता है कि जीवन में क्या होगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका जो गोल है, ठीक है, उस गोल के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही करना, ठीक है ना। और उस गोल के लिए प्यारे बच्चों हमेशा डेडिकेट रहना, हमेशा पैसिनेट रहना, यकीन मानो जीवन में बहुत आगे जाओगे, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, तो एक बार कमेंट ले लेते हैं, देन उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर नेटवर्क स्लो क्यों चल रहा है? हाँ, नेटवर्क स्लो चल रहा होगा, कोई इशू नहीं है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों आज अच्छा चुनाव उनाव का माहौल चल, उसका माहौल चल रहा है ना भाई। हाँ, तो बच्चे उसके लिए तो खैर अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा आप सभी लोगों को कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ठीक है। चलो आपका सपना जरूर पूरा होगा सर, बहुत अच्छा बच्चे, वेल डन। और हमेशा हमेशा प्यारे बच्चों आप लोगों के साथ में हूँ और हमेशा रहूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है, यकीन मानो। और जब जब भी आप लोग गिरोगे तब तब मैं हमेशा आप लोगों को उठाने के लिए, हमेशा आप लोग को मोटिवेट और सराहने के लिए हमेशा प्यारे बच्चों खड़ा रहूंगा, क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति ना, है ना, माँ के पेट से गर्भ से सीख के नहीं आता है, यहीं पे सीखता है, यहीं पे मेहनत करता है, अपने आप को घिसता है, रातों दिन एक करता है, ठीक है, शरीर से पसीना निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, फिर भी लगातार वो काम किए जा रहे हैं, जो भी उसका काम है किए जा रहा है, तभी सफलता मिलती है, ठीक है। सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती है, लेकिन सफलता एक ना एक दिन जरूर मिल जाती है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो सर मैं वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, वेल डन, आप जरूर बनिए, ठीक है, और आप मेरी मदद करिए, बिल्कुल करेंगे भाई, ठीक है ना। सर जी ये बोलते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन हमारे घर वालों को कौन समझाए। ये भैया ये सबकी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वाले मुझे सोचते होंगे कि बहुत अच्छा करता होगा? आज भी मम्मी फोन करती तो बोलती है अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, थोड़ा सा पढ़ता पढ़ता है ना, पढ़ने मन लगता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसे अभी आज भी बोलती है मुझे, है ना। तो घर वालों को नहीं समझा सकते, इसलिए बेहतर है तुम खुद ही समझ जाओ, ठीक है। तो घर वालों को बच्चे हम नहीं समझा पाएंगे, इसलिए बेहतर है खुद ही समझ जाओ। और अक्सर घर वाले ना क्या होता है, घर वालों को लगता है, घर वाले तुमको ऐसे पता क्यों बोलते हैं, ए तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम चूतिया टाइप के आदमी, हटो इधर से। बगल वाले राजू अंकल के लड़के को देखो आईआईटी क्रैक कर दिया, शर्मा जी की बिटिया को देखो एमबीबीएस क्रैक करके एम्स पहुंच गई है, तुम गधा का गधा हो, ऐसे बोलते हैं। पता है क्यों बोलते हैं? उनका भी एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि वो आपको इनडायरेक्टली मोटिवेट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली, है ना, कि मैं इसको ऐसे बोलूंगा तो शायद इसके अंदर चिंगारी उठेगी और ये कहेगा रुको पापा मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि उनको ये नहीं पता कि मैं ऐसे बोलूंगा तो लड़का और वो हो जाएगा, वो बोलेगा हाँ जाओ उसी को अपना बेटा बना लो, यार मेरे को दिन भर परेशान करते रहते हो, ऐसे ही बोलते रहते हो, ये है वो है ना। इस तरह बच्चा बोल देगा। लेकिन घर वालों को भी थोड़ा समझना चाहिए और अपने बच्चों पे भरोसा जरूर करना चाहिए, और उसको हमेशा ऐसे, चल बेटा मैं हूँ, आई एम ऑलवेज विथ यू, आगे बढ़ो, कुछ भी होगा मैं खड़ा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे हमेशा करना चाहिए, ठीक है। चलो भाई वेल डन, और क्लास को स्टार्ट करते हैं। वंशा गति का आणविक आधार, ये हमारा चैप्टर है, लेक्चर नंबर 11। एक बच्ची कह रही है सर डॉक्टर क्यों नहीं बने बच्चे? शायद अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं एक अच्छा डॉक्टर ना बन पाता, क्योंकि मुझे डॉक्टरेट में, मुझे मेडिकल फील्ड के अंदर पसंद है, फील्ड अच्छी लगती है, बट डॉक्टर नहीं अच्छा लगता मेरे, है ना, वो प्रोफेशन मेरे को नहीं जचता, है ना। और मुझे लगता है कि मैं वो प्रोफेशन में काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों वहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकल केसेस जो भी देखने को मिलते हैं, ऑपरेशन ऑपरेट करना होता है, ढेर सारे लोगों से मिलना पड़ता है, उनको मेडिसिन सर्व करना, ये करना वो करना, ये सब मेरे से नहीं हो पाता। देन फाइनली, है ना, आई लीव इट, मैंने उसे छोड़ दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि क्या होता है कि जिस फील्ड में हमारा मन ना लगे ना, उसमें नहीं जाना चाहिए। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे घर वाले, मेरी मदर मुझे ऐसी मिली, ही इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, माई मदर इज पोस्ट ग्रेजुएट, समझ रहे हो। उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन के बाद भी उन्होंने पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ठीक है। मतलब समझ लो जितना मैं क्वालिफाइड हूँ उससे कहीं ज़्यादा मेरी मदर क्वालिफाइड है ना। तो क्या होता है कि मेरी मदर ने हमेशा सपोर्ट किया और आज भी वो सपोर्ट करती हैं। तो मैंने बोला उनसे कि जो है मॉम ऐसा जो है यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं हो पा रहा मेरे से। तो उन्होंने बोला फाइनली है कम बैक, वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आओ तुम इधर, ठीक है। तुरंत उन्होंने बुला लिया, बोला ठीक है छोड़ दो हटाओ कोई बात नहीं, है ना। जब मैंने फार्मा में पढ़ाई किया, देन मैं क्या हुआ कि जो है फार्मा इंडस्ट्री में पढ़ा, तो इंटर्न लगती है उसमें हॉस्पिटल के अंदर। तो मेरे को फिर उस समय फिर शौक उठा, 12th के कुछ से जो है 1 डेढ़ साल के बाद फिर शौक उठा कि अब एमबीबीएस करते हैं, फिर से नीट करेंगे। फिर मैं कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, प्रिपरेशन में रुका नहीं, रातों दिन कर रहा था। देन जब मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे करीब 3 या 4 महीने की मैंने ट्रेनिंग की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत ढेर सारे केसेस, ठीक है, क्योंकि जिला अस्पताल जो होते हैं वहाँ केसेस बहुत आते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग, ठीक है। तो वहाँ मैं इमरजेंसी के अंदर रहता था, इमरजेंसी में तो समझ रहे हो ना, जो लड़ गया बाइक से, जो जहर खा लिया, मारपीट हो गई, वो सब सारे केसेस आते थे इमरजेंसी के अंदर, तो वहाँ पे ऑपरेट करते थे। तो 2-3 महीने था और मुझे लगा कि मतलब बिल्कुल से खराब लगता था। 6 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी, देन वहाँ पे सारे स्टाफ पहचानते थे मेरे को,
तो वो लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करते थे, बैठाते थे अपने साथ, डॉक्टर भी अपने साथ बैठा लेते थे, उन लोग के साथ चाय वाय चलती रहती, तो सारे लोग कहते थे अरे भाई पहचान है, भी जो है अमन सर की पहचान है, तो ऐसे करके। तो क्या हुआ कि कुछ दिन मैं किया, करीब 3 या 4 महीने, हाँ 3 महीने किया होऊंगा, 3 महीने के बाद देन मैंने छोड़ दिया उसको। फिर मैंने कॉल किया मॉम को कि मॉम ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। देन उन्होंने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं, तो वापस आ जा। ठीक है, फिर मैंने छोड़ छाड़ के फिर वापस पहुंच गया। फिर गांव में था कुछ दिन तक, फिर गांव में था तो फिर मुझे लगा पढ़ाना चाहिए, फिर पढ़ाता पढ़ाता हमेशा से था, फिर धीरे धीरे पढ़ाने में आगे बढ़ा, और देन बहुत आगे निकल गया। मैं 2-3 साल से पढ़ा रहा था, ठीक है, फिर पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा टर्न हो गया, मैं टर्न इधर आपके यहाँ आ गया, बिहार आ गया, एंड आई ज्वाइन टारगेट बोर्ड, मैंने टारगेट बोर्ड ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो इस तरह करके जिंदगी बदल गई। ठीक है ना। तो क्या होता है कभी कभी, जैसे अभी हमें लगता है कि उस समय मुझे लगता था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मैं डॉक्टर की लाइफ स्टाइल देखता था, बहुत अच्छी है, ठीक है, ये है वो है, मामा जी डॉक्टर है तो भाई देखने को मिलता ही है। जब उनके साथ जाते तो हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, सारा स्टाफ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, चेयर में बैठे तुम खड़े हो गए सब, गुड मॉर्निंग सर, चले गए, गेट ऐसे खोल दिए, कार का गेट ऐसे खोल के खड़े हैं सर, उतर गए भाई, हम लोग भी साथ जाते देखते हैं भाई। ठीक है, देन क्या हुआ, इस तरीके से लगता था, लेकिन जब फील्ड के अंदर गहराई से उतरे तो लगा कि नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस वजह से। चलिए प्यारे बच्चों, अब क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो इसलिए आपसे भी विनम्र निवेदन है, और यदि आपके माता पिता देख रहे हैं तो उनसे भी, कि बच्चे का जो मन है ना उसके हिसाब से अगर करने देंगे तो यकीन मानिए वो जीवन में बहुत आगे जाएगा। ठीक है, और आप लोग भी अपने मन के हिसाब से काम करेंगे तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे, और अगर किसी के दबाव के हिसाब से करेंगे या फिर मन नहीं है फिर भी उस काम को करेंगे तो यकीन मानो बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, सफलता आगे नहीं मिलेगी। ठीक है ना। ठीक है मेरे बच्चे, चलो सर मेरे फादर का यूरिन बंद हो गया है, क्या करें सर, प्लीज फाइंड, प्लीज टेल मी फाइंड क्यों लिखा। अच्छा, यूरिन अगर बंद हुआ है तो देखो पता है क्या, अगर फादर की एज हो गई होगी ना तो उनको थोड़ा सा कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है, देन तुम एक यूरोलॉजिस्ट से मिलो, एक डॉक्टर से मिलो, प्रिस्क्राइब करो, नहीं तो वो जो कैथेटर होता है ना, कैथेटर डलवा के, पेनिस के माध्यम से कैथेटर पड़ता है, उस कैथेटर को डलवा करके यूरिन निकलवाओ। ठीक है, हॉस्पिटल लेकर के जाओ, घर में कुछ नहीं हो। ठीक है बच्चे, हाँ तो तुम उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाओ, नियर बाई आपके जो भी हॉस्पिटल है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके अंदर लेकर जाओ, वो लोग कैथेटर डाल देंगे, निकल जाएगा आसानी से। उसके बाद तुम अपना जो भी उसके टेस्ट हैं, जो भी उसके आगे का प्रोसीजर है वो तुम करते रहना, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद खैर प्रिस्क्राइब कर दिया मैं, बाकी ऐसे ही प्रोसीजर ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, अब खैर उस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो नो डाउट जानकारी तो वही है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, ये हमने कल की क्लास में सिद्ध कर लिया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है बच्चों, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या होता है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसे हर्शे और चेज ने 1952 में प्रयोग में सिद्ध किया। ठीक है, कब किया, हर्शे और चेज ने 1952 के प्रयोग में यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है बच्चे, चलो एंड फाइनली आप लोग सुन पा रहे होंगे, तो अब क्या करेंगे, एलसीडी भी ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो हर्शे चेज और हर्शे जो अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने 1952 में प्रयोग किया और यह सिद्ध किया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। देन अब साइंटिस्ट को यह पता हो गया कब, 1952 के बाद, कि जेनेटिक मटेरियल अगर कुछ है तो वो डीएनए ही है। अगर जेनेटिक मटेरियल कुछ है दैट इज डीएनए, वह डीएनए ही है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया। पहले जो साइंटिस्ट के मन में ढेर सारा कंफ्यूजन था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, सेकंड साइंटिस्ट कह रहा है नॉट नॉट नॉट, नो नो नो, प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल, एंड थर्ड साइंटिस्ट सेज दैट आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट आर फाइंडिंग व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक फाइंड कर रहे थे, ढूंढ रहे थे व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। Then after a great scientist that's name is Hershey and Chase in 1952 that he proved it डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इन्हें प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हर्शे चेज का प्रयोग हमने पढ़ा है और नो डाउट ये प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है ना, कि भाई अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज का प्रयोग बताओ, या फिर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, यह किसने सिद्ध किया। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए किसने सिद्ध कर दिया। ठीक है, हाँ प्रूफ क्या है, जेनेटिक डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, प्रूफ क्या है, यही तो प्रूफ किया भैया, इनका प्रयोग हर्शे और मार्था चेज का, अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज के प्रयोग ने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं। आपको पता है कि इन्होंने रेडियो एक्टिव डीएनए को बनाया और रेडियो एक्टिव डीएनए ही आगे जाकर के इकोलाई में जा रहा था, प्रोटीन नहीं जा रहा था इकोलाई में। ठीक है, प्रोटीन नहीं जा रहा था इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर, इसलिए इन्होंने बताया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, ये क्लियर कर दिया। देन अब साइंटिस्ट को अब ये क्लियर हो चुका है, अब उनको पता चल चुका है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, नॉट प्रोटीन नॉट आरएनए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें एक बहुत सिंपल सी चीज देखने को मिलती है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसा होता है। ठीक है, अब डीएनए तो पता चल गया, अब डीएनए की रेप्लिकेशन की बात चलती है। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का प्रतिकृति कैसे होता है, प्रतिकृति कैसे होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है ना। तो इसमें क्या था, इसमें प्यारे बच्चों जैसे हम एक भाग डीएनए का ये वाला लेते हैं, एक भाग ये लेते हैं। ठीक है, ये आपका 5 डैश है, ये आपका 3 डैश है, ये आपका 3 डैश, ये आपका 5 डैश। ठीक है, इसके बाद जब इसमें रेप्लिकेशन होगा तो हमको ऐसे डीएनए देखने को मिलेगा, एक डीएनए ये, एक डीएनए ये, इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड चढ़ गया, है ना। ये क्या है, ये आपका है बच्चों न्यू स्ट्रैंड,
है ना। और ये क्या है, ये है ओल्ड स्ट्रैंड, ये भी आपका यहाँ पर भी न्यू स्ट्रैंड देखने को मिला, न्यू स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड। ये क्या देखने को मिला, ये देखने को मिला आपको ओल्ड स्ट्रैंड, पुराना छल्ला, ठीक है। ये हुआ 5 डैश टू 3 डैश, 5 डैश टू 3 डैश, ये अगर 5 डैश है तो 3 डैश वाला होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ 3 डैश 5 डैश, ये क्या हुआ 3 डैश है 5 डैश 3 डैश, 3 डैश है तो 5 डैश, 5 डैश है तो 3 डैश, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, बताओ। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि ये दोनों डीएनए, ये मान लो जनक डीएनए है, जनक डीएनए है ना, जनक डीएनए जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पेरेंट डीएनए, है ना। और ये पेरेंट डीएनए आगे जाकर के अपने संतानों में रहता है, ऐसा नहीं होता कि संतानों से ये आगे बढ़ जाएगा, नहीं, अपने संतानों में रहेगा, ठीक है। ये प्रकार से होता है प्रतिकृति, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब देखो, इसके अंदर यही बताया गया, क्या बताया गया बच्चों, कि डीएनए की द्विकुंडली रचना के प्रतिपादन के साथ ही वाटसन और क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की, ठीक है ना। डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की, हालांकि एग्जैक्ट बता नहीं पाए कि कैसे होता होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या है कि डीएनए डुअल हेलिक्स मॉडल कब आया था, 1953 में आया था, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 में। 1952 में खोज हो गया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, एंड 1953 के अंदर डुअल हेलिक्स मॉडल आया, जिसको प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। तो इसमें मत आती है, इसमें एक मत है जिसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संरक्षी मत, कंजर्वेटिव थ्योरी। संरक्षी मत क्या होता है कि इस मत को मानने वाले वैज्ञानिक के अनुसार, जो वैज्ञानिक इस संरक्षी मत को मानते हैं, कंजर्वेटिव थ्योरी को मानते हैं, तो इस मत को मानने वाले वैज्ञानिक के अनुसार जनक डीएनए, देखो जनक डीएनए, जनक डीएनए मतलब बच्चों ये पेरेंट डीएनए जो आपका है, जनक डीएनए जिसको हमने बोला पेरेंट डीएनए, दिस इज पेरेंट डीएनए, है ना, एंड दैट इज डॉटर डीएनए। तो जो जनक डीएनए है, जनक डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड सुरक्षित रहते हैं, ये बोलता है कि जब आगे डीएनए बनता है तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड भैया रहते हैं सुरक्षित, ठीक है, एवं प्रतिकृति से नए डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं, जबकि ये गलत है। इनका कहने का मतलब ये है कि मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए सुरक्षित है, इतना डीएनए, इसके बाद ये आगे प्रतिकृति बनाया और इससे ही एक नया डीएनए का निर्माण होगा। ये देखो, कहने का मतलब ये है कि ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, हाँ भैया, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, यहाँ पर होगी प्रतिकृति, रेप्लिकेशन, है ना, और रेप्लिकेशन के दौरान ये 2 डीएनए बन जाएगा। देन जवाब आता है बाबू कि ऐसे नहीं होता भैया, लेकिन इनका मानना यही था, ठीक है, कोई बात नहीं, मान लो। लेकिन फिर एक दूसरा मत आता है जिसको अपन लोग बोलते हैं क्या, अर्ध संरक्षी मत, एंड दिस थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अर्ध संरक्षी मत जिसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी। व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, ठीक है, अर्ध संरक्षी मत क्या होता है, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी क्या होती है ना, जिसको बोलते हैं अर्ध संरक्षी मत। देखो इसमें ये बताया गया, इसमें ये बताया गया बच्चे, ये डीएनए है ना, इसका रेप्लिकेशन हो रहा है, मान लो, ठीक है, मान लो कि ठीक है, इसका रेप्लिकेशन हो रहा है। तो रेप्लिकेशन के दौरान हम लोग क्या देखते हैं, ये हो गया हमारा पेरेंट डीएनए, है ना, पेरेंट डीएनए जिसको बच्चे बोलते हैं क्या, जनक डीएनए, ठीक है। रेप्लिकेशन कैसे होता है, ध्यान से सुनना, ये इधर से ये एक नया स्ट्रैंड चलने लगा, ये देखो, ये इधर से भी एक नया स्ट्रैंड चलने लगा, ये देखो, ठीक है, ये होने लगा इसमें रेप्लिकेशन। यानी कि ऐसे करके ये जो ग्रीन वाला डीएनए है, ये ऐसे करके चलते 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 ऊपर तक पहुंचेगा, और ऊपर तक पहुंचते पहुंचते दोनों डीएनए अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें हमें देखने को मिलता है, ये जो व्हाइट वाला है ये क्या है, ये आपका ओल्ड स्ट्रैंड है, पुराना स्ट्रैंड है, जनक स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, और ये ग्रीन वाला क्या है, ये आपका न्यूली स्ट्रैंड है, ठीक है, न्यू स्ट्रैंड है ना। इसी चीज को बताया गया क्या, इसी को बोला गया सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, ठीक है, इसी को बच्चे बोला गया सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, अर्धसूत्री सॉरी अर्ध संरक्षी मत, ठीक है, अर्ध संरक्षी मत। ये देखो क्या बोला गया कि इस मत को सबसे अधिक मान्यता मिली है, ठीक है, सबसे अधिक अगर मान्यता मिली है किसी भी मत को तो ये है सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, है ना। एंड क्या कहती है सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, इसमें प्रयोगों के आधार पर बताया गया कि डीएनए के दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं, ठीक है, नए पूरक रज्जुक, ये क्या है, ये है आपके नए पूरक रज्जुक का निर्माण करती है ना। स्ट्रैंड को बोलते हैं रज्जुक। पूरक रज्जुक क्या होते हैं, एक चीज समझना, अगर एक चीज में तुम्हें थोड़ा सा यहीं पर समझाऊं तो तुम्हें समझ में आएगा
समझाने का प्रयास करता हूं और यकीन है तुम्हें समझ में आ जाएगा। पूरक रज्जुक है ना, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये देखो ये है। मान लो यहां पर एडेनिन है, यहां पर थाइमीन है, यहां पर एडेनिन है, यहां पर गुआनिन है, यहां पे साइटोसिन, यहां पे थाइमीन और यहां पे सिर्फ और सिर्फ एडेनिन है। तो नया पूरक रज्जुक कहने का मतलब ये है कि अगर इधर से जब डीएनए बनेगा, इधर से जब डीएनए ऐसे करके जाएगा तो प्यारे बच्चों सबसे पहले थाइमीन वाला आएगा, इसके साथ जुड़ेगा, फिर थाइमीन है तो इधर एडेनिन होगा डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, इधर एडेनिन है थाइमीन जुड़ेगा, ऐसे जुड़ते जुड़ते ये क्या है, यही तो आपके बेस पेयर हैं, क्षार युग्म है ना, बेस पेयर जिसको बोलते हैं क्या बच्चे, जिसको बोलते हैं क्षार युग्म, ठीक है, यही तो क्षार युग्म है, ठीक है। इधर ग्वानिन है, इधर क्या आएगा, इधर आएगा आपका साइटोसिन, इधर साइटोसिन है तो ग्वानिन, ठीक है, इधर थाइमीन है, इधर एडेनिन, इधर एडेनिन है, इधर थाइमीन, ऐसे करके जुड़ते जुड़ते क्या बनाएंगे, ऐसे एक पूरक रज्जुक है ना, जिसको बोलते हैं ये क्या है, ये आपका न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है ना, नया पूरक रज्जुक है, ठीक है, या ऐसे करके है सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, जिसको बोलते हैं अर्ध है ना, अर्ध संरक्षी मत। क्लियर है बच्चे, बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओ, है ना, नया पूरक रज्जुक ऐसे बनता है, ये है आपका अर्ध संरक्षी मत, सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी। क्लियर है भाई। हाँ भैया यहाँ पर नेटवर्क का इशू है क्या, अच्छा पता नहीं यार, हो सकता है ना, आई एम नॉट कंफर्म्ड बट देयर इज एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर नेटवर्क। चलिए भाई, है ना, क्लियर हो गया पूरक रज्जुक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही बात यहीं पे बताई जा रही है कि पूरक रज्जुक का निर्माण करते हैं। ये आपका देखो ध्यान से, ये आपका ओरिजिनल टेम्पलेट है, ठीक है, इसको बोल दो या फिर पेरेंट डीएनए है। पेरेंट डीएनए से न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का निर्माण हो रहा है, एक नया, ये जो देखो ये जो रेड कलर से डीएनए बन रहा है, ठीक है, इन रेड कलर ये आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, एक नया डीएनए बच्चों बन रहा है ये लाल कलर से, और यही आगे से लाल कलर से बनते बनते दो डीएनए अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, यही होता है रेप्लिकेशन, यही होता है प्रतिकृति। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलो इसमें बच्चों एक चीज हमें ये देखने को मिलता है कि मान लो ये डीएनए का ये जो थाइमीन है, ये जो बेस पेयर है, ये कहां से आएंगे, ये थाइमीन, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये जो बेस पेयर हैं ये कैसे जुड़ जाते हैं, ये आते कहां से हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जब जानना होता है तो हम एक चीज ये समझ लो क्या, कि सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन मॉडल के अंदर एक पेरेंट डीएनए देखने को मिला, और फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमको यही पेरेंट्स डीएनए का अंश देखने को मिलता है, ठीक है। पेरेंट्स डीएनए का अंश बच्चों जाता नहीं है, वो रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें केंद्रक द्रव्य में कहां पर बच्चों, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एडेनिन है आपका, एक एडेनिन हो गया, एक थाइमीन, एक ग्वानिन, एक साइटोसिन, कोशिका द्रव्य के अंदर। और यही साइटोप्लाज्म से जो न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, वो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके कहां पहुंचते हैं, वो सीधे पहुंच जाते हैं बच्चों कहां पर, केंद्रक के अंदर, रेप्लिकेशन की जहां भूमिका होती है वहीं पर ये पहुंच करके रेप्लिकेशन का काम करते रहते हैं, ठीक है भाई। बताओ कोई दिक्कत किसी को, यहां तक अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो बता दो भाई, है ना। सर डीएनए को खोज, हाँ वही किए थे, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, इसमें जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, प्रतिकृति जब पूर्ण हो जाती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है बच्चे, कि प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद, ठीक है, मान लो इस डीएनए में रेप्लिकेशन चल रहा था, ये ध्यान से देखो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट डीएनए के पास हमको 2 स्ट्रैंड देखने को मिला, ठीक है। इस पेरेंट डीएनए के पास जो 2 स्ट्रैंड है, यहाँ पर एक ओल्ड स्ट्रैंड देखने को मिलता है और यहाँ पर एक न्यू स्ट्रैंड देखने को मिलता है बच्चे, ठीक है ना। अबे निकल भाई तू इधर, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो क्या देखा कि प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद, जब प्रतिकृति कंप्लीट हो जाती है, उसके होने के बाद डीएनए अणु बनता है। जो डीएनए अणु प्रतिकृति के कंप्लीट होने के बाद बच्चे बनता है, उसमें एक पैतृक व एक नया रज्जुक, एक पेरेंटल डीएनए होता है और एक न्यू डीएनए होता है, ठीक है ना। यस सर जी, दिखा है, हाँ दिखा है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो डन, क्रिस्टल क्लियर, वेल डन मेरे बच्चे। सर अगर मनुष्य में डीएनए नहीं होता तो क्या होगा सर, प्लीज बताइए ना। अगर डीएनए नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, मनुष्य नहीं रहेगा, मर जाएगा, खत्म, वो मनुष्य नहीं है भाई, है ना, वो मनुष्य ही नहीं है ना। अब देखो एक रज्जुक होता है डीएनए का, एक रज्जुक पैतृक डीएनए का होगा, पेरेंटल डीएनए का एक रज्जुक होगा, और एक आपका नया डीएनए अणु होगा, ठीक है। इसके बाद डीएनए जो है वो प्रतिकृति की यह योजना अर्धसंरक्षी कहलाती है, ठीक है। डीएनए प्रतिकृति की जो यह योजना है वो अर्धसंरक्षी कहलाती है। और पहले वैज्ञानिक, एक बच्चा कह रहा सर ये नहीं समझ में आया, है ना, ये नहीं समझ में आया। इसमें बोला है कि इस मत को मानने वाले वैज्ञानिक के अनुसार क्या बताया गया कि जनक डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड सुरक्षित रहते हैं, यानी कि जनक न्यूक्लियोटाइड यहां पर बैठे हैं,
चुपचाप बैठे, इनको कुछ नहीं हुआ और ये रेप्लिकेशन के मदद से 2 डीएनए बना दिए, है ना। क्या ऐसा सही है? आपको पता चलेगा नो सर ये बिल्कुल सही नहीं है भाई, ये बिल्कुल सही नहीं है, नहीं तो ये दोनों तो बन जाएंगे, ये वाला कहाँ जाएगा अब, ये जनक डीएनए कहाँ जाएगा? ऐसा नहीं होता, इस जनक डीएनए से ही इनका निर्माण होता है, इसलिए इसको मान्यता नहीं मिली, इसको ज्यादा मान्यता मिल गई, है ना। इसको बच्चों क्या मिल गई? तो इसको ज्यादा मान्यता मिल गई। बता दो क्लियर है? ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में। चलो भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? चलो भाई, यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बता सकता है, नहीं क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सर कल का पैनल पीडीएफ नहीं मिला है, हम पैनल पीडीएफ तुरंत करवा देते हैं बच्चों, ठीक है, हम पैनल पीडीएफ तुरंत ही करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। चलो भाई, अब अगला एक प्रयोग आता है, इसी प्रयोग को सिद्ध किया जाता है किसके द्वारा? मैथुल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल के द्वारा, ठीक है। मैथुल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल के द्वारा इस प्रयोग को बच्चों क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है। और इस प्रयोग में क्या बताया जाता है, इस चीज को सुनिएगा, ठीक है, बस सुनिएगा, है ना, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैथुल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल थे, उन्होंने 1958 में प्रयोग कर यह सिद्ध किया कि डीएनए का अर्धसंरक्षी प्रतिकृति होता है। अर्धसंरक्षी प्रतिकृति डीएनए का होता है, इन्होंने इस प्रयोग से सिद्ध कर दिया। कैसे किया? इन्होंने प्रयोग किया, इस प्रयोग में इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को रेडियोधर्मी नाइट्रोजन यानी कि N15 युक्त माध्यम में संवर्धित किया, ठीक है। रेडियोधर्मी नाइट्रोजन N15 का एक कल्चर बनाया, ठीक है, समझो समझो, एक ये N15 रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या किया बच्चों? एक कल्चर बनाया, एक कल्चर रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का, ठीक है, बनाया। इससे रेडियोधर्मी नाइट्रोजन बैक्टीरिया के डीएनए में पहुंच जाता है, ठीक है। और इसी में बच्चों क्या किया? जो ई कोलाई है उसको ग्रो करवाया, ई कोलाई को ग्रो करवाया। तो ई कोलाई का जो डीएनए है, ई कोलाई का जो डीएनए है उसके अंदर बच्चों रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन पहुंच गई कि नहीं? बताओ, जब डेली तुम रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन पहुंच गई, N15 पहुंच गई कि नहीं उसके डीएनए में, ठीक है ना, बताओ। तुम अगर डेली पालक खाओगे, मान लेते तुम हरे हो जाओगे कि नहीं? डेली तुम पालक ही खाते हो, डेली पालक ही खाते हो, हरे हो जाओगे। इसी तरह डेली इस ई कोलाई को जो खाना देने को मिला, खाना वो यही मिलता था N15 ही, इसी को खाओ, इसी में कल्चर किया था। तो इसके डीएनए के अंदर भी क्या पहुंच गया? नाइट्रोजन। तो इसके डीएनए को हम हरा कलर से बना देते हैं, है ना। पहले इसका डीएनए कैसा था? मान लो पहले इसके डीएनए था, ई कोलाई का डीएनए ये था, व्हाइट था। अब देखो क्या प्रयोग में बताता है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फिर इस मिश्रण को, ये जो मिश्रण बनता है इसको CSCl2, ठीक है, CSCl2 का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ केमिस्ट्री वाले होशियार बच्चे बताओ। CSCl2 की उपस्थिति में सेंट्रीफ्यूज करके भारी डीएनए यानी कि जो N15 है उसको हल्का डीएनए N14 से पृथक कर लिया। इस प्रकार डीएनए के दोनों धागों में N15 का समावेश हो गया, ठीक है, N15 का समावेश हो गया। इसमें फिर देखने को क्या मिलता है? फिर देखने को क्या मिलता है कि इस प्रकार संवर्धित जो भारी डीएनए के अणु है उसको सामान्य नाइट्रोजन यानी कि N14 वाले माध्यम में फिर से द्विगुणन करवाया गया। ये जो यहाँ पर डीएनए बन गया रेडियो एक्टिव, ये क्या है? ये आपका हैवी डीएनए है, हैवी डीएनए। अब इस हैवी डीएनए को फिर से कल्चर करवाया गया, कहां पर? N14 पर। जब इसको N14 पर करवाया गया तो ये डीएनए ई कोलाई का कैसा था? ऐसा था। अब N14 पर जब तुम इसको ग्रो करवाओगे, ई कोलाई को फिर ग्रो करवाओगे, तो इसका डीएनए क्या मिलेगा? N14 पर करवाने पर इसको मिलता है क्या? इसको मिलता है क्या? द्विगुणन के लिए रखा डीएनए N15 के दोनों रज्जुक विकुंडलित होने के उपरांत टेम्पलेट बन गए और उसमें N14 के नए रज्जुक बन गए, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? इसमें ये एक मान लो ये हरा वाला हो गया, एक ये हरा वाला, एक ये, है ना, ये हो गया। अब इसमें N14 वाले भी गुण चले गए, N14 वाले लक्षण भी इसके डीएनए में आ गए, ठीक है। तो देखो हरा वाला एक देखने को मिला, दो देखने को मिला, बस। इसके बाद आगे ये ग्रीन कलर का डीएनए रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन नहीं देखने को मिला। इसका मतलब ये कि पेरेंट्स डीएनए जो है वो डॉटर डीएनए के अंदर आता है। फिर इसमें क्या बताया? इस प्रकार पहली पीढ़ी के द्विगुणन के बाद 100% संकर डीएनए प्राप्त हुए। ये पहली पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी, जिसके अंदर पूरे डीएनए क्या थे? रेडियो एक्टिव थे, ठीक है, 100%, ठीक है। अब दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ? ठीक है, 100% डीएनए प्राप्त हुआ। पुराना रज्जुक N15 तथा नया रज्जुक N14 का, अर्थात द्विगुणन अर्धसंरक्षी यानी कि सेमी कंजर्वेटिव हुआ। इस चीज को तुम यहां पर समझो, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, है ना। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से तो खैर मैं भी समझाया हूं, अगर इसको पहले समझ लो उसके बाद ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, इसका जो सेल साइकिल है वो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए लोग ई कोलाई को लेकर के वैज्ञानिक लोग इस पे प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि 20 मिनट के बाद रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। और इसमें हैवी नाइट्रोजन N15 को लिया, ठीक है भाई, ले लिया एक ई कोलाई बैक्टीरिया N15 को लिया। तब तो क्या लिया? नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डीएनए, नाइट्रोजन डीएनए के अंदर प्रेजेंट, सोर्स क्या लिया? NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड का कल्चर किया, उसमें N15 को रखा भारी नाइट्रोजन और N14 सामान्य नाइट्रोजन को रखा। समझते जाओ बस।
ठीक है। इसके बाद इनने क्या किया, इसके बाद इनने बच्चों ए नंबर पे इन्होंने ई कोलाई को न्यूट्रिशन प्लेट में ग्रो किया जिसमें N15 था। N15 मतलब नाइट्रोजन 15, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन 15 था, ग्रो किया। तो दोनों स्टैंड में क्या हुए बच्चों, दोनों स्टैंड में N15 पहुंच गए। ठीक है भाई। दूसरे में इन्होंने क्या किया, N14 को ग्रो किया। तो ई कोलाई जब N15 वाला ई कोलाई 20 मिनट के बाद इसमें ग्रो होता है तो एक में N15 पहुंचेगा, एक में N14 पहुंचेगा, एक में N15 पहुंचा, एक में N14 पहुंचा। कैसे? क्योंकि अभी तक सारा डीएनए N15 वाला मिला हमको, है ना, N15 नाइट्रोजन 15 वाला मिला। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लेकिन अब ई कोलाई को जब हम न्यूट्रिशन प्लेट N14 का खाना दे रहे हैं, 14 नंबर खाना दे रहे हैं, तो 14 के भी गुण आएंगे। तो एक N15 का मिला, ध्यान से देखो, एक N15 का मिला, ऊपर वाला एक N14 का मिला, क्योंकि N14 ही तो खा रहा है। ये न्यूट्रिशन प्लेट किसकी है? N14 की ही तो है। ये खाना मान लो दिया जा रहा है, N15 दिया गया, N15 हो गया, N14 दिया गया, N14 हो गया। तो एक स्टैंड में N15, एक स्टैंड में नाइट्रोजन 14 देखने को मिला। सेम नीचे भी। तो ये हुई इसकी F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में N15 और N14, यानी कि 100% 2 डीएनए बने, 2 डीएनए बने। तो क्या हुआ, 100% संकर डीएनए मिले F1 पीढ़ी में, है ना। 100% क्या मिले, संकर डीएनए बच्चों F1 पीढ़ी के अंदर हमको मिले। ठीक है ना, 100% प्रथम पीढ़ी में। ये देखो, इसके बाद क्या था, इसके बाद का प्रयोग देख के तुम चौंक ही जाओगे। इसके बाद फिर प्रयोग किया और N14 में फिर इसको ग्रो करवाया, दूसरी पीढ़ी में भी। तो पहले 20 मिनट किया, फिर 40 मिनट के बाद। तो 40 मिनट के बाद जब हम इसको देखने हैं तो क्या होता है भैया, एक थी N15 की, एक थी N14 की। ठीक है, एक N15 और एक N14, ये दो डीएनए थे इसके पास। ठीक है, फिर डीएनए रेप्लिकेट हुए, ये दोनों दो डीएनए, 4 डीएनए बने। देखो, एक N15 का बना ये वाला, एक ये भी N15 का बना, एक N14 का बना और एक N14 का बना। अब कौन सी प्लेट में ग्रो करवाया जा रहा है? N14 की प्लेट में ग्रो करवाया जा रहा है। तो सारे इससे कैसे जुड़ेंगे? N14 जुड़ेगा, N14 जुड़ेगा, N14 जुड़ेगा, N14 जुड़ेगा। तो ध्यान से देखो, N15 N14 एक, N15 N14 एक, लेकिन N14 N14 ये दोनों समान है। ये दोनों क्या है बच्चों? समान देखने को मिले। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? N14 N15 N14 N15, बस। नीचे वाले में N14 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 N14। ठीक है, नाइट्रोजन 14। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखने को मिले, इसके बाद इसका अपकेंद्रण किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। जब इन डीएनए का आपस में मिला करके सेंट्रीफ्यूज किया तो हमको देखने को मिलता है ए नंबर वाली प्लेट में, ए नंबर प्लेट में जिसको N15 खाना दिए थे उसमें भारी देखने को मिला, क्योंकि उसमें N15 और N15 थे। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीएनए था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, जिस कारण से ये भारी था, नीचे बैठ गया। ठीक है, N14 वाला खाना दिए तो N14 भी था, N15 भी था, संकरित था। ठीक है, संकरित था, बीच में बैठा, मध्य में बैठा। ठीक है, लेकिन फिर जब इसको N14 वाला खाना दिए तो N14 भी इसको मिला, जो हल्का है ऊपर चला गया। ये देखो, N14 हल्का था, ऊपर चला गया, और भारी जो रेडियो एक्टिव, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट भारी हो जाते हैं, जो भारी हुआ N14 और N15 वो नीचे बैठ गया, शंकर वाला। ठीक है, ठीक है, बताओ, है ना। इस तरीके से होता है, और ये यहाँ पे एक सिंपल सा प्रयोग बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यार नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है क्या भाई? रुकिए, नेटवर्क का इशू चल रहा है ना, नेटवर्क का इशू चल रहा है प्यारे बच्चों, है ना। तो उसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। तो इसमें करना क्या है अब भाई? मैं क्या करूं, मुझसे ये मतलब है, मेरे को पढ़ाना है कि क्लास को एंड करनी, रोकना है? ये जो मेन बात है वो बताओ। हाँ, क्लास हमको चला के दिखाओ, पहले मोबाइल में दिखाओ। ये रिकॉर्डेड तो है नहीं कि बाद में सही चलेगी, अगर गलत नहीं चलेगी तो कल मेरे को फिर पढ़ाना पड़ जाएगा ये सारे टॉपिक, है ना। दिखाओ इधर। यार पता है क्लासेस सही चल रही है, नेटवर्क का इशू है तो आप कट कर सकते हो और बाद में इस क्लास को रिकॉर्डेड देख लेना। ठीक है ना, ये कर सकते हैं, देते हैं 5 मिनट में। ठीक है, चलो, ये टॉपिक समझ गए भाई, है ना। ये टॉपिक समझ गए, बस इसको एक चार्ट के माध्यम से समझ लो। वही दिखाया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लग रहा है, ग्रेविटी नीचे खींचे, रेडियो एक्टिव तत्व तो नीचे जा रहे हैं, क्योंकि CaCl2 का घोल है इसके अंदर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज किया गया। N15 वाला डीएनए है, N15 वाला डीएनए। ठीक है, 20 मिनट तक ग्रो किया, कल्चर किया, तो फर्स्ट जनरेशन में एक N15 और एक N14 मिला, क्योंकि ग्रो किसमें किया? N14 की प्लेट में ग्रो किया। ठीक है,
N14 की प्लेट में ग्रो किया गया मेरे बच्चे। ध्यान से देखना, इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, पीछे हिंदी में लिखा था, ठीक है। तो नीचे इसमें हमको देखने को मिला N15 हैवी है, यानी कि बीच में देखो देखने को मिला, ठीक है। ये वाला हाइब्रिड देखने को मिला N14 N15 हाइब्रिड है, तो ये बीच में देखने को मिला मध्य में, ठीक है। इसके बाद जनरेशन थर्ड में ये पूरा N14 वाला, ये पूरा N14 वाला है ना, N14 और N15 वाला, ये पूरा और पूरा N14 वाला। इनमें दोनों में क्या है, N15 भी है, यानी कि इसमें लाइट देखो N14 लाइट है, हल्का है, ऊपर आएगा, N15 जिसमें होगा वो नीचे जाएगा, और ये हाइब्रिड क्योंकि N14 और N15 दोनों मिले। इससे ये पता चला कि जो पेरेंट का डीएनए है वो आगे जाता है, ठीक है। इससे ये सिद्ध हुआ कि डीएनए एक आपका डीएनए मतलब जो उसका रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है बच्चों, वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। इसके बाद टैलेट नामक एक वैज्ञानिक आते हैं, इनका भी देख लो। टैलेट वैज्ञानिक और उनके कुछ सहयोगी 1958 में आते हैं और विसिया फाबा पर एक प्रयोग करते हैं। विसिया फाबा बीन खाते हो ना, बीन का ही वैज्ञानिक नाम है विसिया फाबा। विसिया फाबा पर नवनिर्मित डीएनए का गुणसूत्र में वितरित करके पता लगाने के लिए विकिरण सक्रिय थाइमेडीन का प्रयोग प्यारे बच्चों किया। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि गुणसूत्र में डीएनए अर्ध संरक्षित तरह से प्रकृति करता है, ठीक है। अर्ध संरक्षित तरह से डीएनए जो रेप्लिकेट करता है वो कैसे करता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप करता है। आधा खुलता है, कंजर्व बनता है, नया बनता है, फिर आधा खुलता है, फिर बनता है, फिर खुलता है, फिर बनता है, ऐसे करके सेमी कंजर्वेशन के रूप में, सेमी कंजर्वेट के रूप में डीएनए अपने आप को क्या कर रहा होता है, रेप्लिकेट कर रहा होता है, ठीक है भाई, है ना। इस तरीके से इसमें रेप्लिकेशन की क्रिया हमेशा चलती रहती है। अब मेन चीज हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो फाइनली देखो आज की क्लास के टॉपिक, पहली बात बता दूं, नेटवर्क इशू था, तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। क्लास को आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना अभी, है ना, क्लास को रिकॉर्डेड देख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टॉपिक में मेनली यही समझाया गया कि डीएनए कैसा होता है, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन की क्रिया कैसे होती है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप से रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये पता चल गया, ठीक है। तो नेट क्या है, नेट प्रॉब्लम है। क्लास को बच्चों बाद में कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। और है ना, पकला है पता नहीं भैया नेट क्लास को रोक दीजिए भैया, ठीक है। चलो आप क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत दिन से ये सब पढ़ चुके थे, अब थोड़ा सा डीएनए का टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक, थोड़ा सा खुद से पढ़ोगे तो आपके अंदर जागरूकता पैदा होगी, आपके अंदर जो अंधकार है डीएनए को लेकर के वो थोड़ा सा उसमें प्रकाश आएगा और सारे टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा खुद से भी पढ़ने का प्रयास करना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। और ये जो टॉपिक पढ़ाया गया आज बच्चों, ध्यान से सुनना कि ये जो टॉपिक आज आपको सभी पढ़ाए गए हैं, इन टॉपिक्स का एक बार आप रिवीजन जरूर करेंगे, ठीक है। इन सभी टॉपिक का बच्चा लोग रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि है ना, बिकॉज विदाउट रिवीजन इट्स टोटली बैड, है ना, सब कुछ खराब है बिना रिवीजन की। तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।